अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्लास अटेंडेंस लगा लें पहले। 502, 503, 504, Present, ma'am. 505, 506, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ये 505 है प्रेजेंट। मैम 506 भी है। जी बेटा 505 ने मुझे नहीं बताया। मरियम इरशाद, मैम प्रेजेंट 505 प्रेजेंट। 506 भी प्रेजेंट है। 507, 508, 509, 510, 11, 12, 13, 14, प्रेजेंट मैम। 15, Present. 16, 17, 18, 19, 20, प्रेजेंट 21, प्रेजेंट मैम। 22, 23, प्रेजेंट 24, 25, प्रेजेंट मैम 24 भी प्रेजेंट है okay, 27, प्रेजेंट 28, 29, 30, Present. 32, मैम 32 प्रेजेंट। 33, मैम 33 का मैसेज आया था मैम, उनका नेट इशू है। और 28 का 34, 35, Present. 36, Present, ma'am. 37, प्रेजेंट मैम। 40, 41, Present. 42, 43, 44, प्रेजेंट मैम। 45, 46, 48, 49, 50, 51, प्रेजेंट मैम 52, 52 है क्लास में। 53, प्रेजेंट मैम। 55, 56, 57, 58, Present, ma'am. 60,
61, 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, 66, 67, 68. अब ये लोग सारे एब्सेंट हैं जिनके मैं रोल नंबर्स बोल रही हूँ। 68, 67, 66, 65, 62, 61, 60, 57, 56, 55, 52, 50, 49, 48, 46, 45, उसके बाद 43, 40, 34, 30, 30 प्रेजेंट है, 30, 29, 22, 19, 18, 17, मैम 18 प्रेजेंट है। okay, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 17 मैं लगा मैम दी 18 प्रेजेंट। ठीक है बताओ। और 3 and 2 इतने ज़्यादा लोग क्लास में एब्सेंट हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? लास्ट लेक्चर में भी बहुत कम लोग थे। मैम रोल नंबर 60 भी प्रेजेंट है। 50 जावेद अब्बास कहाँ है ये? मैम पता नहीं क्या मसला है, कुछ बच्चों का तो नेट इशू हो जाता है और कुछ का लाइट का भी आजकल हो रहा है। नहीं तो जब आप लोगों को पता नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ मतलब हमें तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप वहाँ आके लें क्लास, क्या नेट इश्यूज रिजॉल्व करें। ओके मैम, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। 29 की मैंने लगा दी, अभी एंटर हो गए। 17 की भी लगा दी। मैम रोल नंबर 60 की भी। किसकी? रोल नंबर 60 60 कह रही हैं, 50 कह रही हैं? 60 इकरा अनवर की। 60 यस मैम ये। मैम 18 भी प्रेजेंट है। हाँ जी मैम 19 भी प्रेजेंट। ठीक। जी स्क्रीन शेयर की मैंने आपके साथ, और इसमें ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और आज हमारा फोकस सिर्फ ये रहेगा कि दो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, और बाकी थ्योरम्स के प्रूफ्स और ये सब हम अपने अगले लेक्चर्स में क्वेश्चंस जो हैं रेलेवेंट सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लोकल सरफेस थ्योरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। और 4.1 basic definitions. Number A definition: a subset U of R square is open if for every point AB belonging to U there exists some real number epsilon greater than 0 such that xy belonging to U whenever x minus a whole square plus y minus b whole square is less than epsilon square. ओपन सेट की आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ओपन सेट जब आप लोग नॉर्मली इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसको एक ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम लोग एक सर्कल ले सकते हैं जिसकी बाउंड्री इंक्लूडेड ना हो, या एक स्क्वायर जिसकी बाउंड्री इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, तो अब ऐसा है कि आपने जो ओपन सेट का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली आप लोगों ने लीगल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और टोपोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में मतलब उनमें बहुत इसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ जस्ट यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपने इससे रेलेवेंट वहाँ पढ़ी होंगी। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा या कोई भी इशू होगा तो आप मुझे ज़रूर बता दें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रॉपर डायग्राम्स के साथ और इसकी जो प्रॉपर कंडीशंस हैं उनके साथ मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँगी। ठीक है,
अभी जो है वो इसकी बहुत कोई खास कंडीशंस नहीं है, बस यही है कि आपकी जो एंड पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ नंबर लाइन, अगर आप 1 डायमेंशन में हैं तो एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओपन इंटरवल्स हम लोग लेंगे। और क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हम लोग एक नंबर फिक्स कर लेते हैं, तो अगर उस सेट के तमाम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो उस फिक्स नंबर से कम होगा तो हम उसे एक ओपन सेट कहेंगे। तो अगर हम लोग बाउंड्री शामिल कर लेते हैं तो फिर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती, आपने रियल एनालिसिस में बहुत अच्छा से इसको पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बता दें, इसी लेक्चर में बता दें, तो नेक्स्ट मैं आपको इसका प्रॉपर डायग्राम के साथ इसको प्रूफ बता दूंगी कैसे ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा है कि ओपन सेट एक ऐसी कलेक्शन ऑफ नंबर्स और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसमें कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स नंबर से हमेशा कम रहेगा, और जहाँ ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो ओपन सेट नहीं बन पाएगा। और ये कंडीशंस कहाँ फुलफिल नहीं हो पाती, जहाँ पे हम लोग एंड पॉइंट्स को इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ 1 डायमेंशन, और बाउंड्री 2 डायमेंशन में हम लोग अगर इंक्लूड कर लें तो फिर ये ओपन सेट नहीं रहते। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फोकस है, जो हमारा प्रॉपर ये टॉपिक जो है, ये कोऑर्डिनेट पैच, जिसे हम लोग सिंपल सर्फेस भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं बी पार्ट में। लेट यू बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, इसके 2 वेरिएबल्स होंगे, R2 में है 2 डायमेंशन U1 एंड U2, एंड R फ्रॉम U टू R³ अ फंक्शन, और हमने R एक फंक्शन जो कि 2 डायमेंशन से एलिमेंट्स लेगा और आंसर 3 डायमेंशन में देगा, एक फंक्शन चूज कर ली है। देन R इज अ सी के कोऑर्डिनेट पैच और सिंपल सरफेस। R को हम लोग सी के कोऑर्डिनेट पैच या फिर सिंपल सरफेस कहेंगे इफ 3 कंडीशंस होल्ड करनी होंगी। नंबर 1 to 1 एंड ऑफ क्लास सी के, एंड curly R by curly U1 क्रॉस curly R by curly U2 इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन U, यानी कि R को 1 फंक्शन होना चाहिए और क्लास सी के को बिलोंग करना चाहिए। सी के का जो कंसेप्ट है वो आपका काफ़ी क्लियर हो चुका होगा, हमने इस पर काफ़ी काम किया था। सी के मीन्स कि इसका केस ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, और हमारे इस केस में अगर हम लोग C1 को भी बिलोंग करवा देते हैं तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। एंड curly R by curly U1, R का उसके दोनों वेरिएबल्स जो डिपेंड कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव्स लेके उनके क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर 0 नहीं होना चाहिए उस पूरी डोमेन में। ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट पैच या फिर सिंपल सरफेस। लेट U एंड V बी ओपन सबसेट्स ऑफ R स्क्वायर। U और V को से 2 ओपन सबसेट्स हैं और विद वेरिएबल्स V1 V2 ऑन V एंड वेरिएबल्स U1 U2 ऑन U। V के वेरिएबल्स V1 V2 होंगे और U के वेरिएबल्स U1 U2 होंगे। एंड F फ्रॉम V टू U, F में हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया जो V से वैल्यूज लेगा और आंसर U में देगा। ठीक है, और देन दी जैकोबियन ऑफ F पर जैकोबियन जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जैकोबियन भी आप वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें इसको आपने काफ़ी यूज़ किया होगा। इसमें जैकोबियन में क्या होगा कि curly F1 बाय curly V1, फर्स्ट रो curly F1 बाय curly V2 होगी, और सेकंड रो curly F2 बाय curly V1 curly F2 बाय curly V2 होगी। अगर फंक्शन, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फंक्शन 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करे तो फिर V1 V2 एंड देन V3 का जो है वो भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास फंक्शन एक से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो फिर हमारी थर्ड रो बन जाएगी जिसमें तमाम वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंक्लूड हो जाएगा। तो फिलहाल ये जैकोबियन है, इसमें फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। फंक्शन जो है, जो डोमेन उसकी है और जो रेंज है, वैसे जो डोमेन है वो 2 डायमेंशनल है, इसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे, और इसलिए curly F1 बाय curly V1 एंड curly F2 बाय curly V2, और U भी जो उसकी रेंज है वो भी 2 डायमेंशनल है, तो इसके इमेजेस भी 2 बनेंगे, यानी एक F1 होगा और एक F2 होगा। तो फिर ये curly F2 बाय curly V1 एंड curly F2 बाय curly V2 सेकंड रो बन जाएगी। ये तो जैकोबियन की बात हो गई। अब आगे लेट U एंड V बी ओपन सबसेट्स ऑफ R स्क्वायर एंड F फ्रॉम V टू U अ फंक्शन। U और V 2 ओपन सबसेट्स हैं R स्क्वायर के, और F फ्रॉम V टू U एक फंक्शन है। एंड देन F इज अ C के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इफ F इज अ बाइजेक्शन ऑफ क्लास C के एंड F इनवर्स इज आल्सो ऑफ क्लास C के। तो F क्या होगा, C के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे हम F को, अगर F
बाइजेक्टिव है, क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है और इसका इन्वर्स भी क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएं और पिछले लेक्चर्स में देखें तो वहाँ पे हमने एक कर्व अल्फा उसके साथ एक रीपैरामीटराइजेशन डी डिफाइन की। तो ये एफ जो है एग्जैक्टली उसी तरह की रीपैरामीटराइजेशन वाली सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये थोड़ा सा और भी आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे होगा। अच्छा, हम ये अगर पता करना चाहें कि हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो उसका इजी सोल्यूशन एक तो ये है कि हम उसको चेक करें कि वो बाइजेक्शन है और क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है और उसका इन्वर्स भी क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है। ये थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम अगर इसको ईजिली देखना चाहें तो ये थ्योरम 4.1 है जिसका प्रूफ मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगी। आज सिर्फ फोकस ये है कि आपको समझ आ जाए, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। मुश्ताक अली कोई है आपकी क्लास में? मैम क्या बोल रहे हैं आप? मैम क्या पूछ रहे हैं? मुश्ताक अली आपकी क्लास में है कोई स्टूडेंट? मुश्ताक अली तो नहीं है हमारी क्लास में, मेरा ख्याल कोई भी। चलो ठीक है, उसका रोल नंबर तो नहीं लिखा हुआ था। मैम कोई रिपीटर ना हो। कोई रिपीटर आपकी उसमें तो नहीं है जो, चलें खैर देख रहे हैं। अब ये इसका हम लोग ये थ्योरम देखते हैं और जिसमें हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि गिवन फंक्शन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। लेट यू थ्योरम 4.1 है, let u from and v be open subsets of R square and f from v to u a bijection of class Ck. Okay, then f is a coordinate transformation if and only if determinant of Jacobian of f is not equal to 0. ये जो Jacobian of f बना हुआ है यहाँ पे, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 ना आए आपकी डोमेन में, यानी डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिसको पुट करने से ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाए, तो उस केस में गिवन f जो है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में क्योंकि जनरल फॉर्म में बात की गई है, तो ये हम सारे करेंगे, लेकिन उस वक्त जब आप इसको थोड़ा सा समझ चुके होंगे ताकि आपको आगे थ्योरम्स को समझने में और उनके प्रूफ को देखने में मुश्किल ना हो। इसके बाद लेमा 4.3 है, let R from U to RQ be a simple surface of class Ck and F from V to U a Ck coordinate transformation. Then R not F from V to R cube is a simple surface of class Ck. ठीक है, R आपके पास एक सिंपल सरफेस है, क्लास Ck से बिलोंग कर रहा है, और F एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी क्लास Ck को बिलोंग कर रही है। देन इनकी जो कंपोजिशन है वो एक सिंपल सरफेस बनेगा जो कि क्लास Ck को बिलोंग करेगा। दिस मीन्स के जैसा कि हम लोग लास्ट में कर्व्स के लिए कर रहे थे कि अल्फा हमारे पास कर्व था और जी एक रीपैरामीटराइजेशन थी, और हम उसकी कंपोजिशन लेके एक और कर्व बीटा फाइंड आउट कर रहे थे जो कि इसका इमेज बिल्कुल वही बनता था जो अल्फा का था। तो कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे भी है कि हमारे पास आर एक सिंपल सरफेस है और एफ एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, और इनकी कंपोजिशन से हमारे पास एक और सिंपल सरफेस ऑफ सेम क्लास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है दो की लास्ट दो डेफिनेशन है जो हमने आज पढ़नी है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। एक सेकंड मैं ये इसको देखूंगी जो पार्टिसिपेंट्स में है यहाँ पे। मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने जब क्वेश्चन करना हुआ तो हैंड रेज कर दें, ताकि जहाँ भी कहीं आपको डिस्क्रिप्शन या प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बता सकूँ।
ओके जी क्लास, अब आगे इफ R U1 U2 is a simple surface, we put R1 AB is equal to curly R by curly U1 at AB and R2 AB equals to curly R by curly U2 at AB। अगर R आपके पास कोई भी सिंपल सरफेस है और जिसके कोऑर्डिनेट्स U1 एंड U2 हैं, तो R1 मीन्स कि हम R का U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसको पॉइंट AB पे वैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड R2 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू U2 वैल्यूएटेड एट AB पॉइंट, ठीक है, ताकि हम लोग जब इसको यूज़ करें तब आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको पहले से डिफाइन कर दिया। सिमिलरली R is depending upon U and B is a simple surface where RU is AB equals to curly R by curly U AB and RB at AB is equal to curly R by curly V at AB। और अगर इसी तरह R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो U and B हो जाएं, तो हम लोग R और सबस्क्रिप्ट में U यूज़ कर लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए curly R by curly U at the given point AB एंड सबस्क्रिप्ट में हम लोग B यूज़ करेंगे R के जब ये curly R by curly V हम लोग R का डेरिवेटिव V की रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे। तो ये दोनों नोटेशंस इसलिए बता दी गई हैं ताकि आगे हम जब इसको यूज़ करें तब आपकी कंफ्यूजन ना हो, कोई जहन में रहे। अब डेफिनेशन से चलते हैं। लेट R फ्रॉम U to R क्यूब बी अ सिंपल सरफेस। एक सिंपल सरफेस है। अब मसला ये है कि सिंपल सरफेस है, इसको आप कैसे देख सकते हैं। आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा और उस फुटबॉल के ऊपर पैचेस बने हुए होते हैं, ठीक है, एक वाइट होता है और एक ब्लैक। मोस्टली जो फुटबॉल हम लोग देखते हैं और जो जहन में आता है फुटबॉल के नाम से, जो आपको पिक्चर आएगी जहन में, उसमें एक बॉल होगा और उस पर पैचेस बने होंगे, एक वाइट एक ब्लैक, जनरली ये यूज़ होते हैं। तो अब ये जो पैचेस हैं एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट पैच हैं और हम इसको सिंपल सरफेस भी कह सकते हैं। तो R फ्रॉम U टू R क्यूब बी अ सिंपल सरफेस, ये ऐसा ही एक सरफेस है या एक पैच है जो कि फुटबॉल के ऊपर होता है, ठीक है। अब होगा ये कि हम लोग P एक पॉइंट ले लेते हैं और ए बी, उस सरफेस के ऊपर हम लोग पॉइंट ए बी, यानी हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट को A रखें और सेकंड कोऑर्डिनेट को B रखें, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा जिसे हम लोग P कह देते हैं। जैसा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, और आप क्या करेंगे कि आप रखेंगे x को 1 और y को भी 1, तो आपकी इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 1 पे वैल्यू जो है फंक्शन की वो 1 + 1 2 हो जाएगी और वही वो पॉइंट p होगा जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए जस्ट। अब a है द टेंजेंट प्लेन टू r एट p इज द प्लेन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू r1 क्रॉस r2। टेंजेंट प्लेन, अब ये देखिए लाइन की बात नहीं हो रही, सरफेस के ऊपर एक प्लेन है, बिल्कुल ऐसे जैसे बॉल के ऊपर हम लोग एक शीट या एक प्लेन जो है उसे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करवाएं, जो कि वो प्लेन और बॉल शेयर कर रहे हैं वो पॉइंट, ठीक है, एट अ टाइम। द टेंजेंट प्लेन टू आर एट पी इज द प्लेन थ्रू पी। अगर हम टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक ऐसा प्लेन होगा जो पर्टिकुलर पॉइंट पी में से पास कर रहा है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू R1 क्रॉस R2, ये चीज़ आपको नेक्स्ट पढ़ने के बाद, बी पार्ट पढ़ने के बाद समझ में आएगी, तो हम इसको बाद में देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, यूनिट नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है और यूनिट वेक्टर होगा टू आर एट पॉइंट पी इज स्मॉल एन ए बी, ठीक है। पी पॉइंट कौन सा है, जो कि ए बी पे हमें फाइंड आउट करते हैं, और एन स्मॉल एन यूज़ किया है ताकि ये उस प्रिंसिपल नॉर्मल से मिक्सअप ना हो जाए जो आप लोग पहले पढ़ते हैं। And small n a b equals to r1 cross r2 over r1 cross r2 norm और modulus evaluated at a b। अब देखें कि r1 और r2 ये क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कर्ली r बाय कर्ली u1, यानी कि डेरिवेटिव्स हैं r के। ये जो है जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस पे ये r1 एंड r2 लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो वेक्टर आ रहा है ये उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जो जिसमें r1 और r2 लाई कर रहे हैं, जिस मीन्स कि ये टेंजेंट प्लेन के ऊपर होंगे और ये नॉर्मल क्योंकि उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी बात की गई है। ए पार्ट में हम चलते हैं। अब बी पार्ट में अब ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आर पे अगर हम लोग यूनिट नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग r1 क्रॉस r2 को डिवाइड कर देंगे उसके मॉडुलस से, यूनिट उसको उसकी वैल्यू 1 रखने के लिए, और उससे आपके पास यूनिट वेक्टर n आ जाएगा। इसी तरह ए पार्ट में देखेंगे टेंजेंट प्लेन टू आर एट पी इज द प्लेन थ्रू पी एंड
एंड परपेंडिकुलर टू R1 क्रॉस R2। टेंजेंट प्लेन जो है वो प्लेन होगा जो P में से पास कर रहा होगा, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर होगा R1 क्रॉस R2 के। और ऑब्वियस ये बात अभी लास्ट ये जो बी पार्ट है इससे भी हमें ये बात समझ में आ गई है कि R1 और R2 का जो प्रोडक्ट है ये एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसमें R1 और R2 लाई कर रहे हैं, और वो जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और वो प्लेन क्या होगा, वो टेंजेंट प्लेन होगा टू द गिवन सरफेस R। अभी तक जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रेलिवेंट जो भी आपने डिस्कशन अभी तक जो हुई है। इसके बाद जो है अभी यही सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वहाँ पे भी हैं थोड़े से, मैं इनको वहाँ पे भी देख लूँगी कैसे डिस्कस आपको दिखा दूँ कैसे की हुई है, प्लस हम कुछ एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे कर लें। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ मुझे लगता है कि लोग हैं इसमें मौजूद हैं जो आपकी क्लास में नहीं है। ओके, अब डेफिनेशन है यहाँ पे a subset u of r square। ओके जी, उसामा आपको समझ नहीं आया और सैर पूछ सकते हैं, आप बेटा अनम्यूट करके पूछते हैं। जी मैम सैर, जैकोबियन का बता दें। ठीक है, और उसामा आपको क्या समझ नहीं आया? मैम कोई इतना खास समझ नहीं आई आज का लेक्चर, कोई थ्योरी मसला नहीं थ्योरी है, फिर टोटली नेक्स्ट तो ओके, कंप्लीट लेक्चर तक समझ थी लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी हम ये डिस्कशन, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, और अभी इसी को सिर्फ 2 कंसेप्ट हमने आज पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी हम करते हैं इसको डिस्कस प्रॉपरली और अच्छे तरीके से। ओके, अच्छा जी, जैकोबियन की बात बेटा वो भी मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और आपको इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो सारे कंसेप्ट रिपीट होने जा रहे हैं, प्लस ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स इसमें ऐड हो जाएंगे। आज जो हमारा फोकस है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ओपन सेट जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नंबर 2 कोऑर्डिनेट पैच, और नंबर 3 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस अगर आपको सिर्फ इतना ही समझना है, अगर आपको कुछ और इसके अलावा समझ में नहीं आया तो अगले लेक्चर्स में हर चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन होगी। तो ओपन सेट हम देख लेते हैं, यहाँ से ये बुक में है एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये बुक भी और ये नोट्स भी, दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। नोट्स से पहले मैंने इसलिए पढ़ाया कि उसमें सिर्फ वो मतलब वही चीज़ें लिखी हुई थी जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे, और बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और सारा, तो ये आपका अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। A subset U of R square का कोई भी सबसेट है is open if for every point a b belonging to U there is a number epsilon greater than 0 such that x y belonging to U whenever x minus a plus y minus b is less than epsilon square। अच्छा, अब ये देखें कि x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस बी स्क्र, ये डिस्टेंस फार्मूला ही है, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है बस, ठीक है। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम किसी भी सेट को, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, जो कि फ़िलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो R2 में है, उसमें कोई भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट है उसे हम लोग ओपन सेट कहेंगे अगर उसके तमाम पॉइंट्स के दरमियान कोई से भी 2 ले लें, आप डिस्टेंस लें, तो वो इस पर्टिकुलर नंबर एप्सिलॉन से कम हो, तो उस केस में हम उस सेट को ओपन सेट कहेंगे, ठीक है। होना क्या है, आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगी, और फिर आप करेंगे क्या, आप उसके जितने भी पॉइंट्स को मतलब रैंडम चेक कर लें, उसके डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस लें, और अगर वो डिस्टेंस जो है, क्योंकि हर पॉइंट को तो हम चेक नहीं कर सकेंगे, तो अगर हर उसके जो भी पॉइंट्स हमने चूज़ किए हैं उनके दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है तो हम लोग उसको ओपन सेट करेंगे। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, या एक्चुअली आप बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं इनको रियल एनालिसिस में। और जी उसामा अनम्यूट करके बेटा आप पूछ सकते हैं क्या मसला है। मैम आपने यहाँ पे जो पढ़ाया है हमें कि x माइनस ए और x माइनस बी, मैम देखें आप कह रही हैं कि वो एप्सिलॉन से उसकी वैल्यू कम होगी, और एप्सिलॉन जो है वो मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो स्क्वायर की वैल्यू फिर मतलब 0 से कम तो नेगेटिव होगी या 0 होगी, तो फिर नहीं ये बेटा, नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिव नहीं होगी, हाँ, अगर नेगेटिव आ जाएगी तो फिर हम उसको ओपन सेट में नहीं रखेंगे, ठीक है।
अभी ये देखें कि इसकी जो स्केयर्स दी है ना, जब मैंने डिस्टेंस फार्मूला लेने की कोशिश की है, आप डिस्टेंस जो है वो आप मॉडुलस से भी यूज ले सकते हैं अगर आप वन डायमेंशन में होंगे। ये जो आपकी इसकी थॉरली डिस्कशन है ना, ये आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और रियल एनालिसिस में है, लेकिन अगर आपको इसमें नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर डायग्राम्स और एवरीथिंग से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल्स देखें, मैं आपको उससे हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। ये देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। इसमें क्या है कि हम लोग सर्कल ले रहे हैं जो कि ओरिजिन पे है और उसकी बाउंड्री शामिल नहीं है, लेस जिसका रेडियस 1 है लेकिन उसकी बाउंड्री शामिल नहीं है। तो जब हम बाउंड्री के पास आते हैं तो हमारी ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल हम लोग रख लेते हैं एप्सिलॉन को 0.1। हम कहते हैं कि हम ये ओपन सेट होगा अगर इसके तमाम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो 0.1 से कम हो जाए, ठीक है। तो जब हम लोग अगर हम लोग बाउंड्री ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे उनसे उनके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तो होंगे जो बहुत करीब है, जिनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 से भी कम हो जाता है, उससे ज़्यादा है या उससे भी कम हो जाता है। ये इसको मेरा ख्याल है कि आपको मैं नंबर लाइन से बता दूं तो कि ठीक रहेगा। अगर आप यहाँ पे अभी आप पहले एग्जांपल्स देखें, अगर आपको इससे क्लियर नहीं होता तो फिर मैं इसको नंबर लाइन से आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। एग्जाम्पल 1.1 देख लें, एक्स एंड वाई आर स्केयर से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो इसमें ये एक ओपन सर्कल होगा जो कि आपने टोपोलॉजी में इसको पढ़ा हुआ है, और ये जो कंसेप्ट है ओपन सेट का एग्जैक्टली वो ये जो आप टोपोलॉजी में पढ़ के आ रहे हैं। तो उसमें भी आप डिस्टेंस डी से एवेल्युएट कर रहे होते हैं, जिसमें आप लोग मॉडुलस ले रहे होते हैं वाई माइनस एक्स, इस तरह से। तो और यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा था डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कोई 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो अभी देखिए यहाँ पे सर्कल है और इसकी जिसका रेडियस 1 है, और लेस देन 1 पॉइंट्स लेने का मतलब ये कि वो तमाम पॉइंट्स जो बाउंड्री पे नहीं होंगे वो सब इसमें शामिल होंगे इस सेट में, तो ये ओपन सेट होगा। इसी तरह ये दूसरा सेट है, इसमें यू बार, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 मींस इक्वलिटी साइन अप्लाई मींस के इसमें बाउंड्री भी शामिल होगी है, तो ये ओपन नहीं रहेगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वो सर्कल है जिसकी बाउंड्री 1 है, सॉरी जिसका रेडियस 1 है, और इसमें हमने वो पॉइंट लिए हैं जो 1 से बड़े हैं, यानी कि हम लोग सर्कल के अंदर वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही उसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो पूरा प्लेन इन्फिनिट जो है वो ले रहे हैं, और ये ओपन सेट होगा क्योंकि इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल 1.4 है, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 एंड 3 इज लेस देन वाई इज लेस देन 5। ये एक ओपन सेट है, और क्यों ओपन सेट है क्योंकि इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है। इक्वलिटी साइन का मतलब ये होता है कि हम लोग बाउंड्रीज को ले रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक्स जो है 1 से 2 के दरमियान वेरी कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 1 और 2 को शामिल नहीं कर रहे। इसी तरह y जो है वो 3 और 5 के दरमियान वेरी कर रहा है, लेकिन हम लोग 3 और 5 को इसमें शामिल नहीं कर रहे, तो ये ओपन सेट होगा। इसी तरह एग्जाम्पल 1.5 है, इसमें एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ गया, इसलिए ये ओपन नहीं रहेगा। जी उसामा, अब आप मुझे बताएं कि आपको ये ओपन सेट के बारे में कोई आपका कंसेप्ट जो है वो कुछ क्लियर हुआ? अगर हम जनरली बात करना चाहें और बहुत इजी वर्ड्स में कहना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि ओपन सेट में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जिनकी बाउंड्री हम लोग शामिल नहीं करते, या अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो तो हम उसमें एंड पॉइंट्स को शामिल ना करें तो अंदर के तमाम पॉइंट्स एक ओपन सेट बन जाएंगे, जैसे कि एक ओपन इंटरवल होते हैं। इसी तरह अगर आप स्क्वायर की बात करें तो अगर स्क्वायर की बाउंड्री शामिल ना करें तो आपके पास ओपन स्क्वायर्स आ जाते हैं। ये सब एग्जांपल्स आपने कॉम्प्लेक्स में मेरा ख्याल अभी तक पढ़ ली होंगी, और एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये उसका है रियल एनालिसिस का। लेकिन अगर आप कोई और टोपोलॉजी तो बेस्ड ही इसके ऊपर है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आया वहाँ पर तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपरली
डायग्राम्स और इसकी जो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है इसके साथ में इसको आपको क्लियर करवा सकती हूँ। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओपन सेट एक ऐसी सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिसमें बाउंड्रीज इन्वॉल्व नहीं है, और गिवन जो भी कोई इक्वेशन गिवन होगी आपको सामने, या जो भी कोई डेफिनेशन होगी ओपन सेट की डिफाइंड हो गई इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि अभी आपके सामने एग्जांपल्स हैं मौजूद, तो वहाँ पे जहाँ भी कहीं इक्वलिटी साइन आ गया वहाँ पे वो ओपन सेट नहीं रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, और अगर आप मुझे ग्रुप में मैसेज बता देंगे आपके, अगर आपको इसको क्लियरली पढ़ना है और टोपोलॉजी और कॉम्प्लेक्सिटी सारी चीज़ों को ज्वाइन जो कंसेप्ट होते हैं तो मैं वो आपको क्लियर कर दूँगी इसमें। ठीक है, इसके बाद है कोऑर्डिनेट पैच क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है और हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है। सी की कोऑर्डिनेट पैच और सिंपल सरफेस। कोऑर्डिनेट पैच की जो डेफिनेशन या जो आप इसकी एग्जांपल है वो बिल्कुल ऐसे जैसे फुटबॉल के ऊपर पैचेस बने हुए होते हैं जिसमें वाइट और रेड, सॉरी वाइट और ब्लैक कलर के होते हैं मोस्टली जो हम लोग देखते हैं। तो वो जो पेंटागॉन्स बने होते हैं वो कोऑर्डिनेट पैच का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, इज अ वन टू वन सी के फंक्शन, दो क्वालिटीज यहाँ आ गई, वन वन होना चाहिए, क्लास सी के को बिलोंग करना चाहिए, एक्स फ्रॉम यू टू आर्ग्यू फॉर सम के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एटलीस्ट C1 क्लास को बिलोंग करते हैं। देयर U इज एन ओपन सबसेट ऑफ R स्क्वायर, U जो है वो ओपन सबसेट होगा विद कोऑर्डिनेट्स U1 एंड U2 एंड करली एक्स पर करली U1 क्रॉस करली एक्स पर करली U2 इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन U। तो होगा ये कि आपके पास एक फंक्शन होगा, उसे हम लोग R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे हम लोग ओके हम उसे क्या कर सकते हैं, R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी डोमेन एक ओपन सेट होगा 2 डायमेंशन और आंसर वो R क्यूब में देगा, यानी एक सर्फेस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सर्फेस है उसे हम कोऑर्डिनेट पैच या सिंपल सर्फेस कहते हैं। इसको 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। नंबर 1 इसको 1 होना चाहिए, क्लास सी को बिलोंग करना चाहिए, एटलीस्ट C1 को बिलोंग करें। और इसका जब हम इसके कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो यू तो उसको पूरी डोमेन में कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी पूरी डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट ना हमें मिले जिस पे ये 0 हो जाए। और ये जो इसकी कंडीशन है जिसकी अभी हम लोग ये बात करें कि इससे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, इसे हम लोग रेगुलरिटी कंडीशन भी कहते हैं फॉर दिस सर्फेस। इसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एग्जांपल 1.6 है, एफ u1 u2 हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सी के फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड इन एन ओपन सेट u ऑफ R स्क्वायर। सेट एक्स जो है वो u1 u2 ने एक ले लिया फंक्शन, और इसका आंसर में पहला कोऑर्डिनेट u1 होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट u2 होगा और थर्ड कोऑर्डिनेट f ऑफ u1 u2 होगा। एक्स इज सी के एंड 1 to 1, एक्स है वो सी के होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा। तो ये हमें बता दिया गया है और बाकी हमने इसकी जो रेगुलरिटी कंडीशन है उसको हमने चेक करना है। ठीक है, फिलहाल जस्ट कुछ एग्जांपल है, हम इससे रेलेवेंट बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस अपने अगले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इस कंसेप्ट को समझना है और इसकी कंडीशंस को देखना है कि वो कौन सी है। अभी कर लिए एक्स कर लिए u1, पहले इसके कोऑर्डिनेट रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कोऑर्डिनेट, कर लिए एक्स कर लिए u2 इक्वल्स टू, आप ये देखेंगे जब u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 होगा, u2 डेफिनेटली 0 हो जाएगा, और फंक्शन f का जब डेरिवेटिव लेंगे u1 के रिस्पेक्ट से तो जैसा कि यहाँ पे डिफाइंड है कि fi इक्वल्स टू कर लिया f बाय कर ली ui, यानी u1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो f1 कहेंगे और u2 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो f2 कहेंगे। तो फर्स्ट केस जो हम लोग करें इसमें हम u1 के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं इसलिए हम f1 कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और कर ली एक्स पे कर ली u2 मीन्स के जब u1 है ये 0 हो जाएगा, u2 जो है ये 1 आंसर देगा और ये जो है f ये f2 आंसर देगा। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे प्रॉपर मेथड जो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो 0 नहीं बन पाएगा, क्यों, इस 1 की वजह से। अब आप जो मर्जी वैल्यू रखते हैं ये चाहे दोनों 0 हो जाएं, 1 कभी 0 नहीं हो सकता, दिस मीन्स के ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये 0 नहीं हो पाएगा। तो गिवन जो फंक्शन है वो सी के फंक्शन बन जाएगा और हम लोग सिंपल सर्फेस या फिर कोऑर्डिनेट पैच भी कहते हैं, और जनरली इस तरह के जो सर्फेस होते हैं हम ऐसे मॉन्ग पैच कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पहले दो वेरिएबल्स हैं
और थर्ड जो है वो फंक्शन ऑफ वेरिएबल, इसमें इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस टाइप के जो हमारे पास सर्फेस बनेंगे हम उसे मॉन्क पैच भी कह सकते हैं। फिलहाल हमने सिर्फ ये सीखा है कि हमारे पास कोई भी सर्फेस होगा जैसा कि फुटबॉल के ऊपर पैचेस बने होते हैं, उस सर्फेस को हम लोग कोऑर्डिनेट पैच या सिंपल सरफेस कह सकते हैं अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल करे, मीन्स के क्लास एटलीस्ट C1 को बिलोंग कर जाए और 1 फंक्शन हो और उसके कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट से उसके डेरिवेटिव लेके क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर जो है वो नॉन जीरो आए, ठीक है। अभी एक एग्जांपल हम आगे, ये 1.7 एग्जांपल है, ये भी कोऑर्डिनेट पैच है। ये हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसके प्रॉपर सोल्यूशन के साथ तो फिर हम इसको और अच्छी तरह से देखेंगे। अभी मैं आपको एक ऐसा दिखा दूं जो कि कोऑर्डिनेट पैच नहीं बनता, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल 1.10 है, x फ्रॉम r² टू r3। यहाँ पे x u1 u2 डिफाइन किया गया, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर एंड u1 क्रॉस u1 u2 का प्रोडक्ट। अब इसमें आप करली हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम बाकी सब चीज़ें C1 क्लास, सारे जब उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो C1 क्लास को बिलोंग करता है वो भी हमें नजर आ जाएगा। और फिर हम लोग 1 को बाद में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रेगुलरिटी कंडीशन चेक करते हैं कि अगर वो ही सेटिस्फाई नहीं होती तो बाकी हमें काम करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा वर्क। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, करली x पे करली u1 देंगे, ठीक है। दैट इज यहाँ से देखें 2u1 और u2 का डेफिनेटली 0 आ जाएगा और फिर लास्ट थर्ड है u2 बनेगा। एंड करली x पे करली u2, जब u2 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सेकंड वन 2u2 होगा, ठीक है, बाय पावर फॉर्मूला एंड पावर रूल। और जो थर्ड है वो u1 रह जाएगा क्योंकि u1 यहाँ पे कांस्टेंट डील हो रहा है और u2 का डेरिवेटिव 1 होगा। अब जब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो फिलहाल क्या आ रहा है, -2u2 स्क्वायर -2u1 स्क्वायर एंड 4u1 u2। अब इसमें क्या करें, आप देखेंगे अगर ओरिजिन की बात करें हम लोग तो ये सब 0 हो जाएंगे, जिस मीन्स की कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकी और गिवन जो सर्व है वो कोऑर्डिनेट पैच नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पैच की जो डिस्कशन है वो खत्म हो गई है। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट पैच की कंडीशंस में या उसको समझने में कोई मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे या थ्योरम्स करेंगे। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जी जुनैद, जी बेटा आप अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या मसला है। हम्म, कह रहे हैं मुझे एग्जाम्पल देने के लिए। जी एग्जाम्पल 1.3 की बेटा आप बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1.2 की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से पहले हम देखते हैं कि क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस 1 है, ठीक है। अब अगर हम लोग लेसन 1 की बात करते हैं तो हम लोग इनर पोर्शन ऑफ सर्कल ले रहे हैं, बाउंड्री के अलावा जो अंदर हमारे पास सर्कल बनेगा। और अगर हम ग्रेटर देन 1 की बात करें तो हम सर्कल के बाहर के जितना प्लेन जिसके ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उस पूरे प्लेन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग जब जब इक्वलिटी साइन शामिल होगा तो उसका मतलब ये होगा कि हम बाउंड्री को शामिल कर रहे हैं, और जब बाउंड्री शामिल हो गई तो वो कोई भी सेट जो है वो ओपन नहीं रहेगा। तो इसी तरह इसीलिए 1.2 में जब हम सर्कल के अंदर के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बाउंड्री के, और हम बाउंड्री को भी शामिल कर रहे हैं इसलिए वो ओपन नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शायद हाँ, और एग्जांपल 1.1 में आप सर्कल के अंदर के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं लेकिन बाउंड्री को शामिल नहीं कर रहे इसलिए वो ओपन है।
इसी तरह एग्जाम्पल 1.3 में आप सर्कल की बाउंड्री के बाहर जो प्लेन है जिसके ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो ओपन सेट होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स में और टोपोलॉजी में और रियल एनालिसिस में आप उन टीचर्स से भी क्वेश्चंस करें ताकि आपको जो प्रॉब्लम है ओपन सेट, वैसे तो आप लोग देख के पता कर लेंगे लेकिन उसके पीछे जो मैथमेटिकल रीजंस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डायग्राम के साथ, ताकि आपको माइंड में जो आपकी पिक्चर भी हमेशा बनी रहे और इसकी जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं उनके साथ मैं आपको इसको प्रूव कर दूंगी, ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो। अच्छा जी, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट पैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाते हैं। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सिर्फ एक फंक्शन है, ठीक है, और जो 2 डायमेंशन से वैल्यूज दे रहा है और आंसर भी 2 डायमेंशन में ही दे रहा है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है? A CK coordinate transformation is a CK one-to-one onto function। बाइजेक्टिव होना चाहिए। F from V to U of open sets in R2 whose inverse G is also class CK। किसी फंक्शन को और उसकी इनवर्स दोनों को क्लास CK को बिलोंग करना चाहिए। सिर्फ ये कंडीशन है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था इसके बाद कि अगर आप जैकोबियन बना लें, और जैकोबियन में भी मुश्किल आ रही थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग जैकोबियन कंस्ट्रक्ट कर लें, अगर आपके पास फंक्शन f है, ठीक है, और ये वेरिएबल v1 v2 पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आप लोग क्या करेंगे कि फंक्शन के अपने कितने वेरिएबल्स हैं, फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही हैं f1 एंड f2 आ रही हैं, जब हम v1 पुट करते हैं तो आंसर f1 आता है, जब हम v2 पुट करते हैं तो आंसर f2 आता है। तो जब हम लोग f1 को डेरिवेटिव लेंगे v1 और v2 के रिस्पेक्ट से फर्स्ट रो में रखेंगे, और f2 का डेरिवेटिव लेंगे v1 एंड v2 के रिस्पेक्ट से और सेकंड रो में रखेंगे, तो ये आपको जैकोबियन आ जाएगा। ये आपने यूज किया है इसको वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में। अब आप देखें कि आपने इसे कहाँ यूज किया है, जो आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करते हैं। और अब इसमें अब हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि f अगर एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका जो जैकोबियन है, इसके अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए तमाम पॉइंट्स पे। ये बात हम लोग कर रहे हैं। ये इजी हमने एक मेथड निकाल लिया है इसको प्रूव करने का, ठीक है। और ये 11.11 जो है ये आखिरी टॉपिक है, और इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर x हमारे पास एक सिंपल सरफेस है और x हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, देन इनकी कंपोजिशन एक सिंपल सरफेस होगा विद द सेम इमेज एज x। बिल्कुल वही उसका इमेज बनेगा जो कि x का बनता है। यानी कि जैसे कि आपने अल्फा एक कर्व लिया था और g एक रिपैरामीटराइजेशन ली थी, और आपने इन दोनों कंपोज करके बीटा एक और कर्व बनाया था जिससे हम लोग रिपैरामीटराइज कर्व कह रहे थे, और हम ये भी कह रहे थे कि बीटा और अल्फा का इमेज सेम होगा। एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे x आपके पास एक सिंपल सरफेस है और f आपके पास एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ सेम क्लास, ठीक है, वो भी क्लास CK को बिलोंग कर रही है, वो भी क्लास CK को बिलोंग कर रहे हैं। तो इनकी जो कंपोजिशन होगी वो एक हमारे पास सिंपल सरफेस होगा जो कि एग्जैक्टली उसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसको x कहता है, ठीक है। और आपको पता है कि हम ये काम इसलिए करते हैं ताकि अगर हम एक जगह से ऑब्जर्वेशन हमारी ठीक नहीं आ रही तो हम उसी कर्व को या उसी सरफेस को किसी और जगह से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, यही आपने पढ़ना था, और अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, क्लास पे प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, सब लगा कोई मसला नहीं है, आप इसको पढ़ें और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसका अगले लेक्चर हम लोग प्रूफ करेंगे ताकि आपको ये अच्छा समझ में आ चुका हो, फिर हम उसके प्रूफ पे जाएं ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, दोनों नोट्स और ये बुक दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।